तो आज की हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को मैं हिंदी के पहले क्लास में गद्य खंड के सारा इंपॉर्टेंट सवाल को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सवाल मैं करवा दिया था। लेकिन आज की इस क्लास में आप लोग को पद खंड के जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना भी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो 4 से 5 बार रिपीट किए गए हैं, वो सारे सवाल को मैं कराने वाला हूँ। और ये तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम लोग और करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पद खंड के पहले सवाल को, जो आप लोग का जो पहला चैप्टर है पद खंड के सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोग का, क्या रहा है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। और जायसी जी का पूरा नाम है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी, पढ़े होंगे आप लोग। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किस तरह के कवि हैं बताइएगा। सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और यहाँ पे सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को हर क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को कीजिए और देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, जिससे आप लोग का ही पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, वो आप लोग ये सारे सवाल में कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो बताइएगा, पहला सवाल आप लोग का कह रहा है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, ये बाबू सूफी कवि हैं और ये सवाल भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये कैसे कवि हैं, तो सूफी कवि हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहले नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करे कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था बताइएगा। सूरदास के जो गुरु थे ना, उनका नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। आप लोग सारे सवाल को करते चलिए मेरे साथ, और ये सारे आसान से सवाल है बाबू जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सूरदास के जो गुरु का नाम था ना, वह नाम था बल्लभ भाई चार्य। क्या नाम था? बल्लभ भाई चार्य। याद रखिएगा जो सवाल आप लोग को याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 3 नंबर सवाल करे कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। सवाल क्या करा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। और इस तरह के सवाल एग्जाम में हरगिज पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा तुलसीदास किस काल के कवि थे। जो तुलसीदास थे ना बाबू, ये राम जी के भक्ति करते थे। किनके? राम जी के, ये भी याद रखिएगा। लेकिन तुलसीदास जो थे वह किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के। याद रखिएगा बाबू, भक्ति काल के। और ये राम जी के भक्ति करते थे। और जो सूरदास थे ना, वो एक कृष्ण जी के भक्ति करते थे। ये 2 सवाल एग्जाम में बाबू हर साल पूछे जाते हैं। सूरदास जो है वह कृष्ण के भक्ति करते थे और तुलसीदास जो है ये राम जी के भक्ति करते थे। तो याद रखेगा अच्छे तरह से। तो तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करे कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था। सवाल क्या करा है कि नाभादास का जो अस्थायी निवास था ना, वो कहाँ था। और ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिएगा कौन से सवाल कितने बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। सारे सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ, सिर्फ अंत तक आप लोग बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइए। तो नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? याद रखिएगा, इनका जो अस्थायी निवास था ना, ये था वृंदावन। कहाँ था? वृंदावन। और ये सवाल एक बार नहीं 3 से 4 बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। सवाल क्या करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, वो अपने आप को बाबू स्वयं को असहाय क्यों कहती है। अगर आप लोग पढ़े होंगे ना इस चैप्टर को, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग अगर हिंदी को अच्छे तरह से खत्म कर लिए होंगे तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और नहीं किए बाबू तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप लोग यहाँ पे सारे सवाल को सही कर पाए, ठीक है। गलती कीजिएगा तभी सुधार होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, वो अपने आप को असहाय क्यों कहती है, तो याद रखेगा पुत्र वियोग के कारण। किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण वो अपने आप को असहाय कहती है बाबू, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। ये सवाल ना एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग दोनों में। तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरह से। सवाल क्या करा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। सवाल क्या करा है ना कि प्रेम के पीर के कवि जो यहाँ पे हैं वह कौन है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो दम याद रखिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। नहीं याद है रट जाइए सारे सवाल को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है आप लोग को। और हिंदी एक ऐसा है ना बाबू, जिसमें ना काफी सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाते हैं और हिंदी आप लोग का प्लस पॉइंट बनाता है। तो अच्छे तरह से हिंदी पे आप लोग फोकस बनाए रखिएगा। तो इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि जो कहा जाता है ना, वह किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा, वह मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है।
इनको मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कभी कहा जाता है। इस सवाल को याद रखिएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को दिया गया है, कह रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। सवाल क्या कर रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, और ये भी सवाल पूछे गए एग्जाम में, बताइएगा जल्दी से। दूध डूबे अंगूठे के छापे जो हैं वो किनके हैं, तो याद रखिएगा ये बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। इनके बाबू बूढ़े ग्वाल दादा के हैं दूध डूबे अंगूठे के छापे। पढ़िएगा आप लोग तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे दिए गए, ध्यान दीजिएगा क्या करा अगला सवाल, कह रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। सवाल क्या करा है कि जो तुलसीदास है ना बाबू, वो प्रथम पद में अपना जो परिचय दिए हैं ना, वो किसके रूप में दिए हैं, बताइएगा जल्दी से। तो बताइए जल्दी से, तुलसीदास जो प्रथम पद में अपना परिचय जो दिए हैं ना, वो किनके रूप में दिए हैं। याद रखिएगा सीता के दास के रूप में। किनके रूप में, सीता के दास के रूप में बाबू तुलसीदास जो है वो अपना परिचय दिए हैं प्रथम पद में। याद रखिएगा प्रथम पद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्लास बाबू आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को ना आप लोग अंत तक करके जाइएगा और सारे सवाल को देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे आसान से सवाल को शामिल किया हूँ। अगर ये आसान से सवाल आप लोग को याद नहीं होंगे तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ध्यान आप लोग अच्छे तरह से दीजिएगा। सवाल अगला कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सवाल क्या कर रहा है कि सूरदास जो हैं ये किस भक्ति के कवि हैं। तो आप लोग को अभी जस्ट पीछे मैं बताया हूँ, सूरदास जो है ना ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं, क्योंकि ये कृष्ण जी के भक्ति करते थे। किनके, कृष्ण जी के भक्ति करते थे सूरदास। तो याद रखिएगा सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 10 नंबर सवाल कह हरचरना कौन है। ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आसान सा सवाल है, याद रखिएगा। सवाल क्या करा है कि हरचरना कौन है, बताइए जल्दी से। तो हरचरना जो है ना बाबू ये घर का नौकर है। क्या है, घर का नौकर। याद रखेगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो अच्छे तरह से याद रखेगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल करे कि अधिनायक कौन है, बताइएगा। अब सवाल क्या करा है कि अधिनायक कौन है। और आप लोग को बताता हूँ जितना भी बाबू पद खंड के चैप्टर हैं आप लोग को, उस सारे चैप्टर का यहाँ पे मैं आसान से सवाल को शामिल किया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे चैप्टर का है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा और ये सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। सवाल क्या करे कि अधिनायक कौन है। तो अधिनायक जो था ना ये कौन था, सत्ताधारी वर्ग था। क्या था, सत्ताधारी वर्ग। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करे। 12 नंबर सवाल करे कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, बताइएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, ये सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। ये भी आसान सा सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सवाल सारे बच्चों को याद भी होंगे। तुलसीदास का मूल नाम पूछ रहा है बाबू, तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो नहीं याद है तो याद रखिएगा राम बोला नाम था। क्या नाम था, राम बोला। ये भी सवाल एग्जाम में पूछ दिए गए हैं 3 से 4 बार, तुलसीदास का मूल नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करे कि उषा का जादू कब टूट जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। उषा का जादू कब टूट जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। तो जल्दी से बताइए आप लोग, सारे सवाल को खुद से करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उषा का जादू जो टूटता है ना ये कब टूट जाता है, याद रखेगा सूर्योदय होने पर। कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है बाबू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। 14 नंबर सवाल क्या करा है ना कि कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। सवाल क्या करा है कि जो कबीर दास है ना बाबू वो किसमें भेद नहीं कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को पढ़िए आप लोग और जल्दी से बताइए कि कबीर दास जो है वह किसमें भेदभाव नहीं करते हैं। तो वह बाबू कबीर दास जो थे ना वह भेदभाव किसमें नहीं करते थे, तो वह हिंदू मुसलमान में, इसमें हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते थे। कौन, तो कबीरदास। और नहीं करना भी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, जो आप लोग का 15 नंबर दिया गया है और ये बाबू 26 चैप्टर से लिया गया है। सवाल कह रहा है कि 26 कितने पंक्तियों का छंद होता है, बताइएगा।
छपै जो आप लोग का चैप्टर है ना बाबू, उसमें कह रहा है कि छपै जो है ना वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा, सारे चैप्टर का सवाल को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो छपै जो है ना वह कितनी पंक्तियों का छंद होता है, याद रखिएगा, वह होते हैं 6 पंक्तियों का। कितने? 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 16 नंबर सवाल कह रहा है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। सवाल क्या करा है ना बाबू कि हार जीत जो कविता है आप लोग का, उसमें किसका प्रश्न उठाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, हार जीत कविता में जो प्रश्न उठाया गया है ना, वह उठाया गया बाबू हार का। इसका हार का प्रश्न उठाया गया है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आप लोग को दिया गया है बाबू, यहाँ पे देखिएगा, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूँ, आज की इस क्लास में मैं लेखक और चैप्टर को शामिल नहीं किया हूँ, ठीक है। वो क्लास मैं स्पेशल आप लोग को दूंगा। तो आप लोग अच्छे तरह से बने रहिए यहाँ पे, ठीक है, वो अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बाबू, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। और अच्छे तरह से आप लोग सारे सवाल को कंप्लीट करके यहाँ से जाइए कि एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो आप लोग को मैं स्पेशल डेट वाले सवाल जिसमें जन्म और मृत्यु होते हैं, कृति और काव्य होते हैं, वो मैं स्पेशल क्लास दूंगा। और आप लोग का चैप्टर और लेखक का एक मैं स्पेशल क्लास दूंगा। आज की इस क्लास सिर्फ आसान से सवाल के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे ना, वह थे नरहरिदास। ये भी पूछे गए हैं। नरहरिदास बाबू तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर सवाल को, क्या करा 18 नंबर सवाल कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। क्या करा सवाल कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। और ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, शिवराज भूषण में बाबू कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है। तो याद रखिएगा 105। कितने? 105। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चों को याद भी होगा। सवाल करा कि उषा का जादू कब टूटता है। सवाल क्या करा है ना कि उषा का जादू कब टूटता है। और ये भी सवाल 3 से 4 बार एग्जाम में बाबू पूछ दिए गए हैं और बहुत बार रिपीट भी किए जाते हैं ये सवाल। और याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू इस चैप्टर का। तो उषा का जादू जो टूटता है ना, ये टूटता है सूर्योदय होने पर। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 नंबर सवाल करा कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। बताइएगा, कृष्ण जो है वो कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। और आप लोग के बाबू काव्य खंड का मैं सारा करवा दिया हूँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग जाइए और पीछे वाले क्लास को जरूर करके आइएगा, ठीक है। ये आप लोग का आज का जो क्लास है ना, ये है गद खंड के। तो अच्छे तरह से कर लीजिए ये सारे सवाल को। जल्दी से बताइएगा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये नंद की गोद में। ये भी सवाल पूछे गए कई बार एग्जाम में, आसान से सवाल है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि जायसी के पिता का नाम क्या था। बताइएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, जो उनके पिता थे, उनका नाम क्या था, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जायसी के पिता का जो नाम था ना, वह शेख यमरेख नाम था। क्या नाम था? शेख यमरेख। याद होगा आप लोग को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप लोग को एक क्लास में दूंगा हिंदी व्याकरण के, ठीक है। उसमें आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन हिंदी व्याकरण के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से सवाल जो हैं वह एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है। मैं हिंदी व्याकरण भी आप लोग को करवाऊंगा क्योंकि वो 40 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगला सवाल क्या करा है कि रामचरितमानस की भाषा है, ठीक है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक सवाल और पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, रामचरितमानस जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, रामचरितमानस जो लिखे हैं ना, ये तुलसीदास लिखे हैं। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पे सवाल करा है कि रामचरितमानस की जो भाषा है ना, वह कैसी भाषा है, किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में। अच्छे तरह से याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। बताइएगा, भूषण जी के प्रथम दंड में बाबू कौन सा रस है। ये सारे बुक के सवाल है, आसान से सवाल है, ठीक है। आप लोग को हार्ड नजर आ रहा होगा, लेकिन आसान से सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है बाबू? याद रखिएगा, वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग को दिया गया है, कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? जो आप लोग का बाबू पुत्र वियोग जो आप लोग का चैप्टर है ना, उस कविता में कवित्री का जो खिलौना है वह क्या है? पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो याद रखिएगा, उनका पुत्र जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका पुत्र बाबू उनका खिलौना है। ठीक है, याद रखिएगा, कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था इनका पुत्र का, तो वही से ये असहाय थे। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइएगा, कह रहा है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? सवाल क्या करा है ना कि आप बाबू गांव में किनकी मतलब किसकी धुनें जो है वह सुनाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो गांव में किनकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। अब जो गांव में जो पहले जिस तरह से बाबू लोकगीत होता था ना, उस तरह के अब गांव में धुनें नहीं सुनाई पड़ती है। जैसे कि होली होता था, तो होली में पहले सारे लोग होली गाते थे, जोगीरा गाते थे, लेकिन अब वो सारे चीज नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे धान का सीजन होता है तो धान रोपाता था पहले, तो गीत गाया जाता था। मतलब लोग जो थे ना पहले अच्छे तरह से पूरा परंपरा के तरह निभाते थे, अच्छे तरह से गीत गाकर। तो अब जो वो सब धुनें जो है ना वो गांव में सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो लोकगीत आजकल धुन जो है ये गांव में सुनाई नहीं पड़ती है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 26 नंबर प्रश्न को भी देखिएगा, क्या करा है 26 नंबर प्रश्न कि मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? क्या करा है सवाल, मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा। तो मुक्ति बोध जो सितारा बोला है ना बाबू, वह जनता को, इनको बोला है जनता को। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? जनता को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अब आप लोग को ये क्लास पसंद होगा बाबू तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आप लोग को इस तरह से किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। सवाल क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जो है ना वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? और इस तरह के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा, सूरदास जो है ना ये बाबू ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर सवाल को। क्या करा 28 नंबर सवाल करे कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? सवाल क्या करा है ना कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा, छत्रसाल की तलवार जो है ना वह कौन से रूप धारण कर रखा है? तो याद रखेगा, रौद्र रूप धारण। कैसा? रौद्र रूप धारण कर रखा है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं और इस सवाल में भी काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो अच्छे तरह से याद रखेगा। कह रहा है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? सवाल क्या करा ना कि तुलसीदास जो है ना बाबू वो काशी में कितने वर्ष तक रहकर वो शिक्षा प्राप्त किए थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो याद रखेगा, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो याद रखेगा 15 वर्षों तक। कितने? 15 वर्षों तक, अच्छे तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया यहाँ पे 30 नंबर सवाल। सवाल करे कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? सवाल क्या करा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है बाबू, उनका जो जन्म हुआ था ना ये कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था ना ये हुआ था अमेठी में। कहाँ हुआ था? अमेठी में, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को। सवाल क्या करा है कि नावादास किसके शिष्य थे? बताइएगा, नावादास जो थे वह किनके शिष्य थे? जल्दी से बताइए। इस तरह के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, आप लोग को याद करना पड़ेगा। वो अगर अच्छे मार्क्स लाए ना तो सारे सवाल को रटना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सवाल को देखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि कौन से सवाल एग्जाम में डाल दिए जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है। तो याद रखिएगा, नावादास किसके शिष्य थे? तो ये स्वामी अग्रदास के थे। इनके स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नावादास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे मैं एक सवाल बाबू डेट से डाल दिया हूँ। क्या करा है सवाल कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? और ये सवाल रिपीट किए गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं यहाँ पे एक सवाल डाल दिया हूँ। बाकी मैं आप लोग को जितना भी डेट वाले सवाल है, जन्म मृत्यु और काव्य कृति जो है उसका अलग क्लास दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस सवाल को इसलिए डाला हूँ क्योंकि ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछ दिए गए हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। इनका डेट याद रखेगा, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है। क्या करा है सवाल कि उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए, सारे सवाल को करते चलिए बाबू। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये आसान से सवाल में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो उषा कविता में प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है, याद रखिएगा नीले शंख के समान। इसके समान, नीले शंख के समान। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा है 34 नंबर सवाल, कह रहा है कि मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं। बताइए तो, मुक्ति बोध निराला जो हैं ये किस तरह के कवि हैं। तो याद रखिएगा मुक्ति बोध निराला जो है ना बाबू, ये किस तरह के कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। याद रखिएगा कैसे कवि हैं, क्रांतिकारी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में ना काफी बार पूछे गए हैं। और बताइएगा आप लोग इस सवाल का आंसर। सवाल करें कि रामचरितमानस किसकी रचना है। और इस सवाल में आप लोग को पीछे भी बताया हूँ, अगर अच्छे तरह से आप लोग करते आ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है। एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ, ये 35 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वह ये 35 नंबर सवाल का आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, कितने बच्चे जो है वह सही कर पाते हैं बाबू। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। तो आप लोग जल्दी से ये 35 नंबर सवाल का आंसर कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। सवाल क्या करा ना कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, ये सवाल करा है, बताइएगा। तो याद रखिएगा मन को चंचलता से, इससे मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है ये थक जाता है। ये भी बुक का ही सवाल है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 37 नंबर सवाल पे, ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को याद भी होगा। सवाल करा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। सवाल क्या करा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो कवियों के कवि जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है बाबू शमशेर बहादुर सिंह को। इनको शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। एग्जाम में भी काफी बार ये सवाल पूछ दिए गए हैं, तो दम याद रखेगा, आसान सा सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा अगला सवाल कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। सवाल क्या रहा है ना बाबू यहाँ पे कि दूसरे पद में जो तुलसीदास जो है ना वो अपना जो परिचय दिए हैं वो किसके रूप में दिए हैं। तो याद रखेगा दूसरे पद में जो दिए हैं ना वो भिखारी के रूप में। ठीक है, इसके रूप में, भिखारी के रूप में वो अपना परिचय दिए हैं तुलसीदास। तो याद रखेगा ये बाबू दूसरे पद की बात कर रहा है। अगर प्रथम पद में पूछता तो सीता के दास के रूप में। ठीक है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल करें कि सूरदास किस चीज की भूख है। सवाल क्या कर रहा है ना कि बाबू सूरदास को ना किस चीज की भूख है। तो याद रखिएगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कृष्ण की जूठन की। इसकी, कृष्ण की जूठन की, क्योंकि सूरदास जो है ना ये कृष्ण जी के भक्ति करते थे, तो कृष्ण की जूठन की भूख था किनको, सूरदास को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर सवाल को, जो आप लोग का लास्ट सवाल है बाबू। ठीक है, आप लोग को अब मैं मिक्स क्लास दूंगा जिसमें हिंदी व्याकरण के सवाल रहेंगे और बुक के जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं सारा मिक्स रहेगा, काव्यखंड गद्यखंड सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये 40 नंबर सवाल जो है ये आप लोग का लास्ट सवाल है। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। सवाल करें कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। सवाल क्या करा है ना कि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है। तो याद रखेगा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उनका जो काव्य का मुख्य रस है ना वह है श्रृंगार रस। क्या है, श्रृंगार रस, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे 40 सवाल में बाबू कितने सवाल को सही कर पाए हैं। ठीक है, मैं क्योंकि आप लोग को आगे ही बता दिया था कि आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सवाल को शामिल किया हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सारा मैं गेसिंग किया गया सवाल को करवाता हूँ जो एग्जाम से सबसे ज्यादा रिलेटेड हो, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हो। तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि ये आसान से सवाल में आप लोग 40 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी जो है वो किस प्रकार चल रहा है, किस तरह के सवाल को आप लोग को करवाने का जरूरत है। तो आप लोग अपना स्कोर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।